आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। यह जो टॉपिक है यह आरपीसी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से संबंधित है और स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के सिलेबस को ध्यान में रख करके ही आज की यह क्लास मैंने तैयार की है। इसके अलावा राष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित ये जो चैप्टर है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। हमें आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं भाग 5 के अंतर्गत। यानी भाग 5 में संघ की पूरी जानकारी यानी केंद्र के बारे में जो केंद्र सरकार है उसके बारे में पूरी जानकारी अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में की गई है। अब एक बार हमें जो पीछे के जो भाग हैं इन 4 भाग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो 4 भाग हैं ये भी अपने जो एग्ज़ाम है परीक्षा है उससे संबंधित है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पीछे के जो ये भाग हैं इनका हमें भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार नीति के निर्देश तत्व इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा इनके बारे में हमें थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, जो भाग 1 है इसमें देश के बारे में बताया गया है, यानी जो भारतीय संघ है उसके बारे में बताया गया कि भारतीय संघ जो भारत देश है उसका क्षेत्र कितना होगा या कितने राज्यों से मिलकर के बना है, और यदि किसी समय किसी दूसरे देश से यदि कोई समझौता है जाए तो उसको भारतीय संघ के अंतर्गत किस प्रकार से मिलाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने की बात है कि जो भाग संख्या 1 है उसके अंतर्गत देश के जो क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें भारत और उसके जो राज्य हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है भाग 1 के अंतर्गत। तो भाग 1 है वो देश के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। भाग जो 2 है वो है नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित है। तो भाग 1 है उसका अनुच्छेद है 1 से 4। भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है इसका अनुच्छेद है 5 से 11। फिर देखो विद्यार्थियों, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यानी जैसे कोई परीक्षा में प्रश्न आए कि भाई मौलिक अधिकार का उल्लेख हमें संविधान के कौन से भाग में मिलता है, तो भाग 3 के अंतर्गत है मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हैं। पहले मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको 1978 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो अब और उसको जो संपत्ति का अधिकार है अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। तो अब वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। फिर देखो भाग 4 के अंतर्गत हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसका वर्णन है वो 36 से लेकर के 51 तक में मिलता है। तो नीति के निर्देशक तत्व है जिनको डीपीएसपी भी कहते हैं, इसका जो उल्लेख है वो भाग 4 के अंतर्गत नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में मिलता है। फिर देखो एक भाग 4A और जोड़ा गया था। वैसे ये नया भाग है भाग 4A, ये बाद में जोड़ा गया था। अब भाग 4A के अंतर्गत क्या जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य भी होने चाहिए। यानी इसका जो सुझाव है वो सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर सरकार ने इसको लागू किया था। या हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसका संविधान में जो स्थान दिया गया था, संविधान में इसका उल्लेख किया गया, तो यह किसकी सिफारिश पर? यानी सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया उसकी सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? तो उसकी जो सिफारिश है वो सवर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी, और सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन से अनुच्छेद में? 51A में।
फिर देखो, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य बाद में और जोड़ा गया। अब बात यह है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे और अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं, क्योंकि ये 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंतर्गत। ये अभिभावकों से संबंधित है, पेरेंट्स से संबंधित है, और यह है निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। यानी अभिभावक जैसी भी स्थिति में हो, वो अपने बच्चों को, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेंगे। यह एक नया 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। एक विद्यार्थियों से हमें एक और ध्यान रखना है कि एक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी जिसको हम RTA कहते हैं, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। यानी निःशुल्क शिक्षा को अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो 2009 इसके संबंध में 2009 का अधिनियम लाया गया था 2009 के अंतर्गत, और 1 अप्रैल 2010 से ये जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ये लागू भी हो गया। तो हमने देखो भाग 4 और 4A तक हमने एक बार संक्षेप में देखा। भाग 1 के अंतर्गत देश के बारे में जानकारी, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित जानकारी, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित जानकारी, अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देश तत्वों के बारे में जानकारी, अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद में एक नया विधेयक और लाया गया, एक मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक नया भाग और जोड़ा गया, भाग 4A, और अनुच्छेद कौन सा है? 51A। इसके अंतर्गत यानी जो मौलिक कर्तव्य संविधान में जो शामिल किए गए थे, संवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। उसके बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसको हम RT के रूप में जानते हैं, यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित हुआ था। इतना हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, राष्ट्रपति से संबंधित। अब देखो, राष्ट्रपति से संबंधित, या हम कह सकते हैं कि भाई संघ सरकार से संबंधित जितने भी जो बातें हैं उनका जो उल्लेख है वो भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। यानी भाग 5 के अंदर जैसे संघ सरकार है, और उसमें देखो ये जो अनुच्छेद है 52 से लेकर के 51 तक, इसके अंतर्गत संघ सरकार से संबंधित जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संसद है, लोकसभा है, मंत्रिपरिषद है, इन सारों का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में किया गया। लेकिन हमें केवल इतना ही लें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, यानी इन 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया, इन 3 बातों का उल्लेख किया गया संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में। 52 से लेकर के 78 तक में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। जैसे हम यदि भारत के अंतर्गत वरीयता के अनुसार यदि हम लिस्ट बनाएं तो प्रथम नागरिक कौन होगा? तो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो एक दो योग्यताएं उसको मैंने लिखा नहीं, वो कॉमन है। जैसे वह भारत का नागरिक है, वह दिवालिया नहीं है, वो तो कॉमन है, हर कोई जानता है उसके बारे में। तो अब मैंने जो मेन योग्यताएं हैं वो मैंने इसमें लिखी है। सबसे पहली बात है कि इसकी राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है, अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात है, इसकी दूसरी योग्यता है कि राष्ट्रपति पद पर या राष्ट्रपति बनने के लिए कोई व्यक्ति है वो लाभ के पद पर नहीं हो, यानी वो लाभ का पद धारण नहीं किए हो, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। अब देखो लाभ का पद क्या होता है, किसको कहते हैं लाभ का पद, या हम किसको माने लाभ का पद? तो संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
यानी संविधान में ये लिखा गया कि भाई संसद वो डिसाइड करेगी, संसद वो निश्चित करेगी कि लाभ का पद है वो कौन सा होगा। अब देखो संविधान के अंतर्गत केवल इन 3 के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों का पद। क्या रहोगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों का पद, ये लाभ का पद नहीं होता। यानी केवल इतना ही बताया गया है कि भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों का जो पद है वो लाभ का पद नहीं है। अब बाकी के पद हैं वो लाभ की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते, इसका जो निर्णय है वो संसद करेगी। अब देखो विद्यार्थियों, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि लाभ के पद की जो योग्यता है, लाभ के पद को पहचानने की जो योग्यता है वो किसके पास में है? तो वो है संसद के पास में। यानी संसद, भाई लाभ का पद का जो निर्धारण है वो कौन करता है? कौन करता है? संसद करती है। तो ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे फिर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, जो राष्ट्रपति पद के लिए अपने आप को उम्मीदवार के रूप में घोषित करता है, तो उसके लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। यानी लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक लोकसभा सदस्य की योग्यता होती है, यानी वो योग्यताएं एक राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है उसके अंतर्गत ही होनी चाहिए। यानी लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो देखो इसमें ये 3 बातें आ गई प्रमुख रूप से। उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए, उच्चतम आयु का कोई कहीं उल्लेख नहीं है। यानी न्यूनतम आयु रखी गई है 35 वर्ष से कम में व्यक्ति है वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं हो सकता। दूसरा है लाभ के पद पर नहीं हो, तो लाभ के पद का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। लाभ के पद का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। अब लाभ के पद में संविधान के अंतर्गत इन 4 का उल्लेख किया गया कि ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों का पद, बाकी का जो डिसाइड है वो संसद करेगी। और तीसरी इसकी जो प्रमुख योग्यता है वह है लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का निर्वाचन होने से पहले एक निर्वाचक मंडल बनता है। यानी निर्वाचक मंडल का मतलब है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, इसमें कौन कौन भाग लेंगे, उसका उन सबको मिलाकर के एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। यानी पहले तो डिसाइड करते हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के अंतर्गत कौन कौन भाग लेंगे, उनका जो समूह है उसको कहते हैं निर्वाचक मंडल। अब देखो, जैसा कि हमने अमूमन देखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग ही लेते हैं, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल क्लियर करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन है भाग लेते हैं। तो देखो, एक तो हम सबसे पहले आता है लोकसभा। तो देखो, लोकसभा के अंतर्गत जो सदस्य संख्या है, लोकसभा में सदस्य संख्या है वो है 545। 545 में से 543 निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो विद्यार्थियों, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जनवरी 2020 के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी जनवरी 2020 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। तो अब मतलब एंग्लो इंडियन की जरूरत नहीं रही। अब फिर राज्यसभा के अंतर्गत कुल सदस्य होते हैं 233 और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इनके अंतर्गत जो प्रतिष्ठित होते हैं यानी जो निपुण होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो देखो, भाग कौन लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, एंग्लो इंडियन नहीं आएंगे उसमें, एंग्लो इंडियन का पद अब है भी नहीं। फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के अंतर्गत 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो 233 सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। उसके बाद में आता है विधानसभा के सदस्य, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखो, विधानसभा, कौन सी विधानसभाओं के सदस्य इसमें राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे?
तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो देखो 28 राज्य हैं, यानी अब वर्तमान में देश के अंतर्गत 28 राज्य, पहले 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को अब समाप्त कर दिया गया और उसको यूटी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो अब जम्मू कश्मीर राज्य है वो स्टेट नहीं है, बल्कि वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब राज्य हो गए वापिस 28। तो विधानसभाओं के कौन से 28 तो राज्यों की विधानसभाएं, और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं। अब देखो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत विधानसभाएं नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत विधानसभाएं नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश केवल 2 हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी के अंतर्गत विधानसभाएं, यानी ये भी है ना 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा का दर्जा दिया गया था। एक बात की, जो विधानसभा के जो विधान परिषद के जो सदस्य ना, इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया, विधान परिषद के सदस्य है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, है ना। जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भाई राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं, यदि विधान परिषद का नाम आ जाए, उसमें ऑप्शन आ जाए, तो वो उसमें नहीं होगा। विधान परिषद सदस्य हैं वो इसमें राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन लेते हैं, एमपी व एमएलए, यानी सांसद और विधायक, और वो कौन है, निर्वाचित, यानी मनोनीत तो भाग नहीं लेंगे। केवल सांसद और विधायक जो निर्वाचित हैं, जिनका जनता के द्वारा चुनाव हुआ है, वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, बाकी नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार हम थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहले एक निर्वाचक मंडल बनता है। निर्वाचक मंडल कैसे बनता है, लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को मिलाकर के एक निर्वाचक मंडल बनता है। अब उसमें कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, एंग्लो इंडियन उसमें भाग नहीं लेंगे। एंग्लो इंडियन का पद समाप्त भी कर दिया गया 2020 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, 12 जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग इसमें नहीं लेंगे। फिर 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, एक है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। इनको विधानसभाओं का दर्जा कब दिया गया था, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें देखो, एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विधान परिषद हैं उनके सदस्य भाग इसमें नहीं लेते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो कौन भाग लेंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, यानी एमपी और एमएलए जो निर्वाचित हैं वो इसमें भाग लेंगे। मैं आशा करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान प्रणाली, यानी मतदान प्रणाली कौन सी काम में लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान प्रणाली है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली की गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, यानी राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए उसको एक निश्चित अनुपात में, अब देखो ये नहीं है कि जैसे एमपी और एमएलए जैसे चुनाव होते हैं तो इसमें जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो उम्मीदवार जीत जाता है, यानी जिसको बाकी उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक कोटा प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। यानी उसके अंतर्गत एक सूत्र के माध्यम से निकाल देते हैं कि भाई इतने कम वोट हैं, वो कम से कम इतने वोट है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होने चाहिए। यदि उतने वोट उसको प्राप्त नहीं होते हैं तो उसको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव उसका नहीं हो सकता। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मतलब है कि इसमें जो वोट हैं वो दूसरे उम्मीदवार को स्थानांतरित भी किए जा सकते हैं। अब देखो, हम इसको जैसे यदि हम इसको पूरी डिटेल में पढ़े ना, इसका पूरा विवरण देखें तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है और उसका परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी इसके अंतर्गत हम केवल उन्हीं बातों को देख रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के अंतर्गत हमारे इस टॉपिक से संबंधित पूछी जा सकती है, केवल उन्हीं बातों को हमने इसमें शामिल किया है। तो मतदान प्रणाली कौन सी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली की गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम कोटा वो प्राप्त करना जरूरी होता है।
अब जैसे मान लिया कि इसमें देखो, यदि किसी राष्ट्रपति को यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर सेकंड राउंड की वोटिंग होती है। फिर सेकंड राउंड में भी यदि उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर तीसरे चरण की जो मतदान प्रक्रिया वो शुरू होती है। लेकिन आज तक केवल एक राष्ट्रपति का दूसरे चरण की मतगणना की आवश्यकता पड़ी है। बाकी सभी राष्ट्रपतियों का चुनाव पहली मतगणना के अंतर्गत हुआ है। तो दूसरे चरण की जो मतगणना है उसके अंतर्गत चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। यानी वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव है वो सेकंड राउंड की वोटिंग के द्वारा उनका चुनाव हुआ था। तो मैं सोचता हूँ कि मतदान प्रणाली आपके समझ में आ गई होगी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा इन राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के लिए पहले उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो वह उस पद के लिए नहीं चुना जाता। यानी जैसे प्रथम चरण के अंतर्गत यदि उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो फिर सेकंड राउंड की वोटिंग होती है। यानी एकल संक्रमण का मतलब यह है कि एक उम्मीदवार के जो मत हैं वो दूसरे उम्मीदवार को इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये मतलब होता है इसका। तो दूसरे चरण की जो मतगणना है उसका जो चुनाव है वो वीवी गिरी है वो इसी से चुन करके आए थे। अगला है राष्ट्रपति पद की शपथ। अब देखो, राष्ट्रपति पद के लिए जब उम्मीदवार का चुनाव कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। अब देखो, राष्ट्रपति पद की जो शपथ है उसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है। यानी राष्ट्रपति पद की शपथ से संबंधित जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया। थोड़ा सा हम संक्षेप में और देख लें। उपराष्ट्रपति के लिए 69 में और राज्यपाल के लिए 159 में शपथ का वर्णन किया गया है। एक देखो, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि जो जितने भी जो पदाधिकारी ना आए उनकी शपथ से संबंधित जो विवरण है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो वो संविधान की अनुसूची 3 में मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन 3 का वर्णन केवल अनुसूची 3 में नहीं है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन 3 पदाधिकारियों की शपथ का जो उल्लेख है वो संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है। बाकी सभी पदाधिकारियों की जो शपथ है उसका उल्लेख अनुसूची 3 में है। ये थोड़ी सी अपने को ध्यान रखने की बात है कि जितने पदाधिकारी हैं उनकी जो शपथ का जो प्रारूप है वो संविधान की अनुसूची 3 में उल्लेखित है। लेकिन ये जो 3 है, कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का जो उल्लेख है वो अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति के लिए 60 में, उपराष्ट्रपति के लिए 69 में और राज्यपाल के लिए 159 में अनुच्छेद में उल्लेखित है। मैं आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है या वो अपने पद से हटना चाहता है, तो राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो किसको देगा? वो अपना इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति है वो यदि अपना पद त्याग करना चाहता है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेगा और उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के इस्तीफे की जो सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यानी अब देखो, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष को सूचित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति स्वयं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उसको तो स्वयं को पता है। तो राज्यसभा को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करता है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर देखो, यदि राष्ट्रपति यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है या ऐसा लगता है संसद को कि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, संवैधानिक नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है और उसको पद से हटाया जाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बात यह है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है, तो महाभियोग की प्रक्रिया काम में ली जाती है। अब देखो, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है क्या, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया। यानी महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है इसका जो स्पष्ट उल्लेख है
वो उसका जो पूरा वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 61 है। अब देखो, एक अनुच्छेद 56 है, ये भी महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया तो 61 में है और अनुच्छेद 56 में महाभियोग के कारण बताएं, यानी कि महाभियोग किन कारणों से राष्ट्रपति के खिलाफ लगाया जा सकता है, इसका वर्णन है वो अनुच्छेद 56 है। अब मान लीजिए कि परीक्षा में अनुच्छेद 61 नहीं आए और 56 आ जाए, तो हम उसको 56 सही करेंगे। लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में। मैं आशा करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये महाभियोग की प्रक्रिया है क्या। महाभियोग की प्रक्रिया के लिए देखो, सबसे पहले अब मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति अपने पद के अनुसार काम नहीं कर रहा है, ऐसा यदि संसद को लगता है, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में, जैसे मान लीजिए राज्यसभा को ऐसा लगे या लोकसभा को ऐसा लगे, तो किसी भी सदन के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया वो शुरू की जा सकती है। और इसके लिए उस सदन के, यानी लोकसभा या राज्यसभा किस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा रहा है, उस सदन में 1/4 सदस्य जो राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप किस आधार पर, संविधान का उल्लंघन, यानी सदन के जो सदस्य आरोप किस आधार पर लगाते हैं, संविधान का उल्लंघन होने पर वो राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगाते हैं। तो आरोप लगाने के लिए उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्य उसके ऊपर साइन होने चाहिए, यानी उस प्रस्ताव के ऊपर साइन होने चाहिए 1/4 सदस्यों का। फिर देखो 14 दिन तक, अब देखो यदि राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा दिया गया, सदन के अंदर किसी भी सदन में लगा जा सकता है, तो राष्ट्रपति को अपने सफाई पेश करने का जो समय है वो 14 दिन का दिया जाता है। यानी 14 दिन तक राष्ट्रपति है वो अपना पक्ष प्रस्तुति कर सकता है, वो सदन को अवगत कर सकता है कि भाई देखो मैंने ऐसा कोई गलत काम है नहीं किया है। लेकिन तो 14 दिन तक वो अपना जो स्पष्टीकरण है वो दे सकता है। फिर तो 14 दिन के बाद में जहाँ शुरू होती है दोनों सदनों से, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, यहाँ पर सदन है, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से दोनों सदनों के पास होने पर राष्ट्रपति है उसको पद से हटाया जा सकेगा। अब देखो जो महाभियोग की प्रक्रिया ये है क्या, लोकसभा या राज्यसभा में जिस सदन में प्रक्रिया शुरू की जा रही है 1/4 सदस्य के उसके ऊपर आरोप लगाया जाना जरूरी है। आरोप किस आधार पर, संविधान का उल्लंघन। फिर 14 दिन का राष्ट्रपति को समय दिया जाता है, यानी 14 दिन के अंतर्गत राष्ट्रपति वो अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। फिर 14 दिन के बाद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है और दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से, 2/3 जिसको विशेष बहुमत का प्रस्ताव भी कहते हैं, यानी 2/3 बहुमत से दोनों सदनों के द्वारा पृथक ऐसा प्रस्ताव पास होना जरूरी है। जैसे लोकसभा में 2/3 बहुमत से वो पास हो गया, फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया, तो भले उसके बाद राष्ट्रपति चाहे उसने गलत काम किया हो या नहीं किया हो, उसको पद से हटना ही पड़ेगा यदि ऐसा प्रस्ताव दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाता है। तो अब राष्ट्रपति के बारे में, कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहा, उसके बारे में हम अपने जो अगली वीडियो है उसके अंतर्गत हमें पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी जो बातें हैं उसके अंतर्गत शामिल नहीं कर सका। यदि ऐसा करता तो थोड़ी वीडियो है वो लंबी हो जाती। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो विद्यार्थियों, आप एक तो बहुत ही गहनता से आप इसकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, यानी मैंने जितने भी इस टॉपिक के अंतर्गत जिन भी बातों का समावेश किया है वो सारी परीक्षा से रिलेटेड हैं, परीक्षा से के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।